बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट और इस वक्त मैं आपसे कश्मीर की खूबसूरत वादी से मुखातिब हूं जिसे कश्मीर जन्नत नज़ीर कहते हैं। और यहाँ आकर पता चलता है जी कि इसे कश्मीर जन्नत नज़ीर क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी खूबसूरती है यहाँ पर ये नाकाबिले बयान है। दरियाए जेहलम मेरे बाएँ तरफ बह रहा है अपनी पूरी आबोताब के साथ, और इसके पीछे आप खुद देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और बहुत हरियाली है, सब्ज़ा है। आप देखिए यहाँ पे, और दरियाए जेहलम के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं रेफ्यूजी कैंप है। और यहाँ आने का मकसद भी यही है क्योंकि अब तकरीबन 1 साल पूरा होने जा रहा है। आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 है जो मोदी गवर्नमेंट ने रिवोक किया था 5 अगस्त 2019 को, जिसके बाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया। अब तकरीबन इस बात को 1 साल होने जा रहा है, और पिछले 1 साल में कश्मीर में जितना जुल्म व सितम हुआ है, जितने लोगों को कत्ल किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जितनी खिलाफ वर्जी की गई है, ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी की गई है, बच्चों को जो जिस तरह से डराया धमकाया गया है, नौजवानों को जिस तरह से उठाया गया है और उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद कत्ल किया गया है, आज के प्रोग्राम में सारी चीज़ें कवर करेंगे। और ये जो आप पूरी रेफ्यूजी कैंप देख रहे हैं, ये छोटा सेटेलाइट टाउन कहलाता है, और यहाँ पर तकरीबन 470 ख़ानदान मुकीम है जो मुख्तलिफ औकात में हिजरत करके मकबूजा कश्मीर में जो होने वाले जुल्म सितम से उससे तंग आके हिजरत करके यहाँ पर आकर बस के, और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने इनको फिर फैसिलिटेट किया। तो ये 470 ख़ानदान रहते हैं जी इस रेफ्यूजी कैंप में। आप देख सकते हैं, ये बर्ड्स आई व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर जाकर इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि वो क्या हालात थे, जिन हालात में इन्होंने वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला किया, फिर किन हालात में हिजरत हुई, और अब यहाँ पे इनकी ज़िंदगी कैसी है मेरे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको जो बर्ड्स आई व्यू दिखा रहा था पहाड़ी के ऊपर से रेफ्यूजी कैंप का, अब मैं उस रेफ्यूजी कैंप के अंदर आ गया हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ हजरात मौजूद हैं जो माइग्रेट करके हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से यहाँ पर आए कुछ साल पहले आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, और अब इस कैंप में रहते हैं। इसको एक छोटा सैटेलाइट टाउन कहते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त मैंने देखे मुनज़्ज़म तरीके से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको ये रेजिडेंस फराम किया, और अब अपना रोज़गार भी यहीं पर चला रहे हैं और इनके बच्चे भी यहीं पर पढ़ रहे हैं। और ख़वातीन क्या करती हैं, लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि वहाँ की जो ज़िंदगी थी और यहाँ की जो ज़िंदगी है, बुनियादी तौर पे इन दोनों ज़िंदगियों में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, तो यहाँ तो किसी चीज़ का हमें परेशानी नहीं है, किसी चीज़ की हमें फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हमें 28 साल हो गए, 30 साल हो गए यहाँ वहाँ से आए हुए। तो यहाँ तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पाया। मतलब और आप आए कैसे थे वहाँ से, इधर माइग्रेट करके कैसे आए? वो तो हम मतलब कोई रास्ते जो मतलब खुफिया रास्ते थे या इस तरह कोई रास्ते थे, बाग बूग के आए। तो उसके बाद हमारे जो मतलब वालिदैन थे ये इस तरह थे, वो भी इस तरह आए, कोई इधर हैं कोई उधर हैं, चाचे हैं, ताए हैं, मामा हैं, नाना है। वो तो उनसे रब्ता होता है? नहीं, कोई रब्ता नहीं है काफ़ी अरसे से। और ख़ास तौर पे ये जब पिछले साल उन्होंने मुहासरा किया है मकबूजा कश्मीर का, उसके बाद से कोई रब्ता नहीं, सिग्नल्स वगैरह? उसके बाद जब वो मुहासरा हुआ उसके बाद तो कोई रब्ता ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें मोबाइल फ़ोन वगैरह सारे बंद हो गए। तो अभी भी हम मतलब बड़े बेचैन हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, कोई बात हो जाए या किसी तरफ से कोई पता है। अभी तक कोई इल्म नहीं है। सही। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। जी अनवर साहब, आप कुछ फरमाएंगे कि कब आए इधर आज़ाद कश्मीर में? 90s में आए हैं जी। और तारीख से पहले तो वहाँ अमन था, सुकून था। तो और उस दौरान में जब जवानों में शोर आ गया कि तारीख से क्या नाम है, कोई गासिब मुल्क है जिसने हम पे कब्ज़ा किया हुआ, हम गुलाम बनाया गया है, तो जवानों में जब शोर आया तो उन्होंने फिर तारीख खड़ी कर दी। फिर यहाँ आ गए, युद्धजहद के करते रहे। तो बाकी यहाँ भी अल्लाह का फजल है, हम मुतमईन हैं, इधर सेटल हैं, खुश हैं। उम्मीद है कि बस हमें आज़ादी मिल जाए, उसके लिए युद्धजहद। उधर से क्या यादें वाबस्ते हैं आपकी? काफिर की सख्ती थी, जुल्म था, हर चीज़ के बारे में जुल्म था, इस्लाम के बारे में जुल्म था, हर चीज़ में जुल्म था। इसलिए अपने इलाके घर बार छोड़ कर हिजरत की। आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कि क्या वो ऐसी सख्तियां थी जिसकी वजह से आप लोगों ने फ़ैसला किया कि अपनी फैमिलीज़ को लेके आप यहाँ पर आ जाएं आज़ाद कश्मीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ भट्ट है। हम 90s में यहाँ पर माइग्रेट कर होके आए हैं। तो माइग्रेट होने की वजह ये थी कि वैसे भी दुनिया की तारीख उठा कर देखें कि जब जब जुल्म हुआ
तो वहाँ हिजरतें हुई हैं। इसी तरह की एक हिजरत हमारे 90s में हुई। मैं उस वक्त छोटा था, क्लास 6 में था, जब हिजरत करनी पड़ी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि वहाँ पर जब हम रात को सोते थे तो क्रैकडाउन होता था। हमारे जितने नौजवान थे उनको उठा कर ले जाती इंडियन आर्मी। उसके बाद यहीं जब बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से बात आगे बढ़ी। ख़वातीन को उठा कर ले जाया गया, ख़वातीन के साथ गैंग रेप किया गया। जब इतने ज़्यादा जुल्म हो गए तो मैं अपने एक्सपीरियंस बयान करता हूँ। मेरे पेरेंट्स बैठे, जो मेरे अंकल बैठे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारे लिए सेफ्टी क्या है। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। आप फरमाइएगा कि वो क्या हालात थे जिन हालात की वजह से आप वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर आए, और किन हालात में किस तरह से हिजरत की आप? वहाँ पे मैंने खुद जेल काटी हुई है वहाँ की। तो हालात ऐसे थे कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। जब मैं जेल से छूट के आया तो वहाँ फिर मुश्किल था, आर्मी फिर उठा लेती थी। तो उस हवाले से फिर मेरे वालिदैन वगैरह भाई बहन वहीं हैं। अच्छा जी। तो फिर उससे फिर मैंने अपनी वालदा को कहा कि यहाँ मेरा रहना मुश्किल है। आप अकेले आ गए फिर? जी, फिर मैं अकेला आ गया। अच्छा, तो अभी आपके वालिदैन उधर ही हैं, बहन भाई भी उधर ही हैं, उनसे रब्ता होता है आपका? नहीं, मेरा रब्ता तकरीबन 1 माह पहले हुआ था, 5 मिनट बात हुई थी। अच्छा, उस वक्त कुछ उन्होंने 2G कोई नेटवर्क खोला था। हाँ। लेकिन फिर घर वालों ने ये कहा कि बस खुदा हाफ़िज़, उसके बाद बात नहीं हुई। और अब कितने साल हो गए आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई? मुझे 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए। और वो जो 5 मिनट बात हुई थी, उस 5 मिनट में क्या बात हुई थी? उन्होंने वहाँ के कोई हालात बताए? वादी की नहीं बात उन्होंने, तो उसमें बस वो रोने ही पे वो 5 मिनट निकल गए। वालदा से मेरी बात हुई थी। तो हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब आगे पीछे उनका भी कोई राब्ता नहीं था। जो बाकी मतलब कोई रिश्तेदार है, भाई है, या इस तरह कोई वहाँ अगर कोई काम करते हैं मजदूरी वगैरह, तो उनसे भी उनका राब्ता नहीं था। तो उस हवाले से फिर वो मतलब परेशान थे। आप सुन रहे हैं ये मुख्तलिफ कहानियाँ हैं जी, मुख्तलिफ लोगों की, और बड़ी दिल दुखा देने वाली कहानी है, क्योंकि ये तमाम वो फैमिलीज़ हैं जो वहाँ पे होने वाले जुल्म सितम से तंग आकर इन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया और फिर इधर की राह ली और यहाँ पर आकर सेटल हुए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें इनको अब मदद किया, यहाँ पर ये अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, कहते हैं कि आज़ाद फ़िज़ा में अब हम सांस लेते हैं। वहाँ के हालात तो अभी भी वही हैं, ख़ास तौर पे पिछले साल के बाद जब से आर्टिकल 370-35 रिवोक किया मोदी की गवर्नमेंट ने, उसके बाद से हमने देखा है कि कत्लो गारत भी हो रही है, नौजवानों को उठा भी लिया जाता है, ख़वातीन को उठा लिया जाता है। और जो एक मुहासरा, लॉकडाउन की टर्म मैं डिलिबरेटली इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन से हम लोग अब कोरोना के बाद ये समझते हैं कि लॉकडाउन इज़ समथिंग एक्सेप्टेबल। वो लॉकडाउन नहीं है, वो बाकायदा एक मुहासरा है जो कि तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली करता है, उनकी खिलाफ वर्जी करता है और बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन अभी तक जो है मोदी सरकार जो है उसके ऊपर कान नहीं धरी। और दूसरा, अभी ये भी मैंने ख़बर पढ़ी कि वहाँ के जो हिंदू पंडित्स हैं, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाकायदा तौर पे डिमांड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आर्टिकल 370 को जो आपने रिवोक किया था उस इकदाम को ख़त्म किया जाए और पहले वाला स्टेटस बहाल किया जाए, क्योंकि वादी का जो अमन है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया। तो अब वहाँ के जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है वो भी ये डिमांड करी। आपका क्या नाम है जी? मेरा मोहम्मद अकबर। अकबर साहब, फरमाइएगा यहाँ पे ज़िंदगी कैसी गुजरी है? यहाँ पर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत आराम और सुकून है। अच्छा। लेकिन हमारी जो फैमिली है ना, वो मेरी बजात खुद उधर है, मेरे बहन भाई सब उधर हैं, ज़मीन जायदाद मेरी उधर है। तो मैं जब इधर से हिजरत की है ना, मैं 11 दिन चौकीबाल कैंप है हमारा गाँव के सामने, उधर 3 कैंप लगे हैं, एक चौकीबाल है, एक नेरी कैंप है। वो 3 कैंपों की जितनी भी फौज होती थी वो रात को हमारे गश्त पर होती थी। अच्छा जी। तो उस वक़्त मैं ज़रा यंग जवान आदमी था, 30 साल 28 साल मेरी उम्र थी। तो मैंने 11 दिन उनके कैंप में गुजारे हैं और 11 दिन के बाद मैं भाग गया हूँ रात के टाइम उनके पास। ओके। भाग गया हूँ तो उन्होंने फिर मासरा मेरे घर को रखा, तो मैं घर में नहीं गया, तो गया बाहर दूर रहता था एक पहाड़ी पर। आपके घर वाले रिश्तेदार अभी भी उधर हैं? उधर मेरा सारा ख़ानदान उधर है। मेरे भाइयों के उन्होंने मार मार के सत्यानाश करा है। एक भाई मेरा जहनी तौर पर अभी भी मतलब ख़राब है। उनसे राब्ता होता है? नहीं, कोई राब्ता नहीं है, राब्ता बिल्कुल नहीं है। तो हम बहुत बड़ी उधर परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बहन भाई, हमारा जितना भी ख़ानदान है उधर, वो बहुत परेशान हालात में।
तो अब इन हालात में आप बताते हैं कि उस टाइम पे इतना जुल्म था और वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था, तो इन हालात में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके घर वाले किस तरह से ज़िंदगी गुजारे होंगे जब मुकम्मल मुआसरा है 1 साल से आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद? इस दौरान वो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास राशन नहीं होता टाइम से, गैस नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, दवाइयाँ नहीं होती, मामलात बहुत खतरनाक है उधर। यहाँ पे आपको ID कार्ड्स वगैरह मिल गए? जी, हमें यहाँ ID कार्ड मिल। अब आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं दुकान कर रहा हूँ ये ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह? ना कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। आप फरमाइएगा यहाँ पे कोई मसला आपका? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ भट्ट है जी। मैं 11 साल पुलिस नौकरी करके वहाँ से आया हूँ, भाग के आया हूँ इधर। वहाँ पर हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा था। मेरी फैमिली के चार लड़के जो थे वो उन्होंने 1989 से उठा लिए थे। वो मुख्तलिफ जेलों में थे। एक उधमपुर जेल में था, एक श्रीनगर जेल में था, एक वाराणसी जेल में था, एक कोट बलवाल जेल में था। हमारी फैमिली के साथ बहुत जुल्म, जो भट्ट फैमिली है वहाँ पर हमारे इलाके में, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। हमारी औरतों को उठा कर ले जाते थे। हमें तो पाकिस्तानी, वो बोलते थे ये पाकिस्तानी हैं सारे। मैं 11 साल वहाँ नौकरी करके आया हूँ। बहुत जुल्म हो रहा था हमारे पर। जब हम यहाँ आए तो थोड़ा बहुत सुख का सांस लिया। हमने कभी नींद नहीं किया है वहाँ पर। अब अंदर चलते हैं जी घरों में और ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ पे वो जो ज़िंदगी गुजारी थी और यहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारी है इसमें क्या फ़र्क है। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, मेरे साथ कुछ ख़वातीन हैं यहाँ पे और इनमें 2 तो बच्चियाँ हैं जो यहीं पे पैदा हुई हैं, लेकिन इनकी वालदा वहाँ से हिजरत करके फिर इधर आई थी आज़ाद कश्मीर में। तो इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इनकी जो ज़िंदगी है उसके हवाले से क्या कहेंगी और वहाँ पर जो हालात थे उसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम साइदा मजीद है। अच्छा, ये फरमाइएगा आपकी पैदाइश तो यहीं पे हुई? जी। तो इधर की जो आपकी लाइफ है उसके बारे में हमें बताइएगा। यहाँ की लाइफ अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर में जो लोग थे, क्योंकि हमारे फोर फादर्स जो हैं वो कश्मीर में रहे और वहाँ पे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना किए। लेकिन हम लोग तो यहीं की जनरेशन है और हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतरी है। सही। आपके वालिदैन से आपकी बातचीत होती है, वो बताते हैं कि किन हालात में वो वहाँ पे रहते थे? जी, मेरे जो फादर थे वो भी एक मुजाहिद थे और उन्होंने अपनी काफ़ी वो लाइफ के बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे बाहर रहने का इशू था। ख़वातीन जो हैं वो बाहर नहीं जा सकती थी या जाती थी तो उनको बहुत ख़तरा था, जो फोर्सेस हैं, इंडियन फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी बनिस्बत इतना कुछ भी नहीं। यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं? जी, मैं MS ज़ूलॉजी कर रही हूँ। ठीक। AJK से, AJK यूनिवर्सिटी आज़ाद यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल ठीक। उन्हें माइक दीजिएगा। आप क्या बताएंगी अपनी लाइफ के बारे में? यहाँ पे आप पढ़ रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंशा शफीक है। जी, मैं अपनी लाइफ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। जिस तरह से वहाँ पे हमारे वालिदैन पेरेंट्स बताते रहते हैं कि उन्होंने किस तरह से लाइफ गुजारी, हम पूछते रहते हैं कि आप लोगों के उस तरह क्या जुल्म हुआ कि आप लोग यहाँ माइग्रेट हुए। तो ये हमें बताते रहते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म था इस तरह से, जिसकी वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा और यहाँ पाकिस्तान हिजरत की। तो जैसा ये बताते रहते हैं उस तरह से माशाल्लाह से हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ पे पाकिस्तान जिस तरह से हमें सपोर्ट करता है, हमें अपना एक हिस्सा समझा है पाकिस्तान ने, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के। तो आप उधर से हिजरत करके इधर आई हैं? हिजरत करके यहाँ अपना मिलक छोड़ कर कौन है इधर? अपना वतन किस तरह छोड़े? अजाबा नाल, जुल्मा नाल, जुल्मा सा काफरा से, मुसलमान माता से तो कई ना देखते से मारते से। स्कूल के बच्चे स्कूल बिच पकड़ खड़े, उनको नमक छणकिया अखियां में, फिर फाड़ का ना बच्चों को या बच्चियों को? बच्चे आंखों में नमक छिड़का आपके? हाँ, अखियां नमक छणकिया, फिर चीड़ का ना जंगा में लतां में नमक मर्चा सटियां में जे तुसी बाहर जुलदे सियासती करते हो। उन्हें क्या छोटे आते असि पढ़ते आसे, फिर जुल्म होया। जुल्म अपना वतन छोड़ कर कौन इस रहता है? अपना माँ पे भैन भरा अपना वतन छोड़ कर फिर डरा दे मारे दे जंगलों में कोई 10वें दिन पहुंचे, कोई महीने, कोई सीधा पैदल। तो आपके कोई घर वाले उधर कौन है अब वहाँ पे?
उधर सारा बड़ा कबीला, बहन भाई है, माँ पे है, सब उधर। आप किसके साथ माइग्रेट करके हिजरत करके? बच्चों के साथ, बच्चे आसे। बच्चे आए थे आपके? कौन बेटा आया था? बेटे आसे, बेटियां भी आसी हमारी। बेटियां भी आ गई। तो बहन भाई उधर ही हैं? बहन भाई उधर ही ना। कितने साल हो गए आपको आए हुए? 30 साल हो गए। और उनसे राब्ता होता है? कुछ होता है राब्ता, कोई करते हैं, शुरू बंद हो गए। ते हुन कैसे हालात ने उत्थे दे? ओ बाहर होते आसे, तुसी मुकद्दर अच्छी आसी, अपने मुसलमाना में चले गए हो, अच्छे तुसी सुकून कर दियो, असी अजाबा बेचा, आज ज्यादा अजाब देने न, तो ज्यादा ही तशद्दुद है उधर, बहुत शबत है, हूँ राब्ते ही नहीं है, नहीं कस को पता है, हूँ ज्यादा ही जुल्म हो गया, तो उन्होंने अंदर बाहर ही नहीं निकले देंदे। कोरोने का के अजाब है, उन्हें ज्यादा अजाब जेठा, हूँ ज्यादा पाना कीता उन्होंने। कोई उम्मीद हैगी है जी कि हालात कदी ठीक होंगे, तुसी उत्थे जाओगे, मिलोगे अपने बहन भरावां नूं? इस तरह तो शुक्रिया अदा पारा जे असीं मिलां भैणों भरा को, पर किस तरह मिल सन, किस तरह राब्ते हो सन, कोथों मिल सन? ए हुण बंद हो गए रात पार, सारा हालात बंद हो गई दिए, किस तरह मिल सन? जुल्मान टाए बेचारे, तो असीं अपने मुसलमाना बिच अल्लाह ताला मुसलमाना को तरक्की दवे, उन्हों को अच्छा करे, असों ठिकाने देते, असों को हर वक्त कोई दुख दर्द होया, असों को साथ देने सारे मुसलमान जितने आगे ने। अच्छा परवीन साहिबा, आपकी बेटी से तो बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, माशाल्लाह वो MSc ज़ूलॉजी कर रही हैं, तो इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में आप क्या देखती हैं? तालीम मुकम्मल करके ये क्या करेंगी? यहाँ पे नौकरी करेंगी, क्या करेंगी? मकबूजा कश्मीर से तो बेहतर है इधर हालात, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। उधर हमारी माँ जो भी बहनें रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहुत मुसीबत मुश्किल में हैं, उनसे कोई बात नहीं हो सकती। हमारे हकीकी रिश्तेदार हैं, बहन हैं, मामू हैं, सारे लोग हैं मकबूजा कश्मीर में। बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ पे तो हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सही तरह हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और कोई मुश्किल इतनी नहीं है। मैं खुद भी कढ़ाई वगैरह करती हूँ सही सेंटर में। अच्छा, जब से आप यहाँ पे आई उसके बाद दोबारा कभी जाके पीछे अपने घर वालों को, खानदान वालों को मिली? नहीं, कभी नहीं गए, 30 साल हो गए। और जो लोग हमारे रिश्तेदार वीजे पे आते थे वो भी बंद हो गए, बातचीत भी नहीं हो सकती। कोई रिश्तेदार आते रहे वीजे पे पहले? सकी बहन हमारी नांदे उधर। अच्छा, वो कितनी देर पहले आई थी वीजे पे? एक ही बार आई है 30 सालों में, फिर उसके बाद नहीं आई। वीजे बंद। कितनी देर के लिए आई थी? 1 माह के लिए। अच्छा, तो और ये कितनी देर पहले की बात है? इस 5 साल पहले की बात है। 5 साल। तो उन्होंने क्या हालात बताया आपको? बात बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हमारे 2005 में ज़लज़ले में शहीद हो गए। मेरी बेटी का अबू शहीद हो गया 2005 में, और इसके 2 चाचा शहीद हो गए। बहुत सारे हमारे लोग ज़लज़ले में शहीद हो गए। तो उधर जब उसने सुना बहन ने कि मेरे भाई शहीद हो गए, रिश्तेदार हो गए, तो उधर इतने वो रो रो के उनके दोनों दांत आगे से टूट के फर्श पे, तो उनको बहुत अफसोस हुआ। अपने बहन भाइयों से मुलाकात नहीं हो सकी। माँ बाप इधर था, सारे लोग इधर थे। वहाँ पे बहुत सख्ती है, कोई बीमार होता हॉस्पिटल नहीं जा सकता, काफिरों के डर से बहुत जुल्म हो रहा है। कोई बीमार होता हॉस्पिटल नहीं जा सकता। कोई बच्चे स्कूल में जब तालीम वो सही तरह नहीं हासिल कर सकते, मस्जिद में नमाज मुसलमान बहन भाई नहीं पढ़ सकते। ईद पे भी खवातीन को बहुत है डर होती है। मुसलमान बहन भाइयों को जितने भी हैं, जो जवान लड़के नौजवान मर्द उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जेल में डालते हैं, फिर खवातीन अकेली रह जाती हैं। घर का काम देखना संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये उम्मीद है हमारे बच्चे पढ़ ले के हमारी भी परवरिश कर सकते हैं। और चलिए एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस वक्त मेरे साथ हैं जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट सरदार मसूद खान साहब। प्रेसिडेंट साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया मुजफ्फराबाद आने का। वेरी काइंड ऑफ यू जी। हमारे जी रेफ्यूजी कैंप से मिस्टर प्रेसिडेंट, और वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने माइग्रेट किया मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में, और हर शख्स की अपनी एक कहानी है। ख़ास तौर पे इस तनाजुर में आज हमने उनसे बात की कि तकरीबन 1 साल हो गया मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और जम्मू और कश्मीर का जो खसूसी स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया और मुहासरा किया हुआ वहाँ पे तकरीबन 1 साल से। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तनाजुर में देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी पर असरअंदाज होकर जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया नरेंद्र मोदी ने, इसको रिवर्स करा सकेगा कि नहीं? आर्टिकल 370 से ज़्यादा अहम आर्टिकल जो उन्होंने मनसूख किया है वो आर्टिकल 35A है, जिसके तहत उन्होंने कश्मीरियों से उनके बुनियादी हुकूक छीन लिए, यानी मुस्तकिल रिहाइश का, मुस्तकिल सकूनत और शहरियत का। दूसरा ये था कि उनकी जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी थी या
एजुकेशन और रोज़गार के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में जो उनकी खुसूसी मराहत थी वो उसने ख़त्म कर दी। तो मैंने ज़िक्र किया कि लगातार उन्होंने गैर क़ानूनी इक़दामात किए हैं। एक तो उस मक़बूज़ा इलाके के ऊपर उन्होंने हमला किया, 9 लाख फ़ौजी वहाँ मुतय्यन किए हुए हैं, और आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुहासरे का, तो वो मुहासरा बढ़ता चला गया है इस गुज़श्ता साल में। पहले जो है कम्युनिकेशन ब्लॉकेड था, फिर लोग अपने घरों में महसूर हो गए, उनकी मईशत तबाह हो गई, और फिर उन्होंने ये किया कि कोई ये 31 अक्टूबर 1 नवंबर 2019 के दिनों में उन्होंने इस रियासत मक़बूज़ा इलाके को 2 लख्त कर दिया। एक को लद्दाख कहा, दूसरे को जम्मू व कश्मीर कहा, और इनको यूनियन टेरिटरीज़ कहा, जिसका मतलब ये है कि तमाम फ़ैसले इस इलाके के बारे में दिल्ली में होंगे, लोग नहीं करेंगे। यानी ये वाज़े कर दिया कि ये एक नौआबादी है, दिस इज़ अ कॉलोनियल टेरिटरी। तो और आखिरी इक़दाम जो उन्होंने किया है, ये इक़दाम अब भी करते चले आ रहे हैं, वो अप्रैल में किए उन्होंने। उन्होंने अप्रैल में ये किया कि न्यू डोमिसाइल रूल्स नाफिज किए, जिसके तहत वो आर्टिकल 35A के मनसूख करने के बाद उन्होंने जो हुकूक वापस लिए थे वो सारे के सारे हुकूक, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स वो इशू कर रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है, तो ये सारे के सारे हुकूक वो हिंदुओं को मुंतकिल कर रहे हैं, जो हिंदुओं को वो जिनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कश्मीर से नहीं। तो इस तरह से तो सदर साहब वो कश्मीर के डेमोग्राफिक्स को प्रैक्टिकली अब तब्दील कर रहे हैं ना। मतलब कि अगर वो उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करना शुरू कर दिए हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक 25,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स वो ऑलरेडी इशू कर चुके, 40,000 अब 40,000 पे पहुंच गए। तो 40,000 लोग जिनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, वो अगर कश्मीर में आकर बस चुके हैं ऑलरेडी, तो कश्मीर के तो डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रहे हैं। तो अगर डेमोग्राफिक्स तब्दील हो जाएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, क्या वो बेकार नहीं हो जाएंगी फिर? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि अगर इसी रफ्तार से वो हिंदुओं को लाके आबाद करते रहे और आबादी का तनासब तब्दील करते रहे, तो वो करारदादें बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि उन करारदादों में ये मफरूज़ा था और उनकी बुनियाद ये थी कि जोग्राफियाई हदूद भी वही रहेंगी रियासत की, जो पूरी की पूरी उस वक्त थी सन 1947-48 में, और उसके अलावा लोग भी वही रहेंगे, या उनकी औलादें रहेंगी, या जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है। यानी ये यहाँ जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से पहले जो मुस्तअमल इस्तिलाह थी वो स्टेट सब्जेक्ट की थी, तो स्टेट सब्जेक्ट्स की रायशुमारी होनी थी। ये नहीं कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान से आबादियाँ यहाँ मुंतकिल करें और फिर उसे कश्मीर की आबादी गिनें, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये कदम इसलिए उठाया है कि वो इसको एक हिंदू रियासत में तब्दील कर दे, ये जो मुसलमान रियासत है इसको हिंदू रियासत में तब्दील कर दे। तो इसको पाकिस्तान कैसे रोक सकता है और क्या कर रहा है रोकने के लिए? देखिए, एक तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो सलामती काउंसिल से रुजू किया है, उसे बाखबर रखा है, और दूसरा ये है कि सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को ख़तूत लिखे, मुरासले भेजे हैं, लेकिन ये सारे इक़दाम जो है हिंदुस्तान का रास्ता नहीं रोक रहे। हिंदुस्तान न सिर्फ कश्मीरियों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है या ये गैर क़ानूनी आबादकारी कर रहा है, बल्कि कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम भी कर रहा है, और जो भी वहाँ आज़ादी का नारा बुलंद करते हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में मुंतकिल कर देते हैं। तो इस वजह से वहाँ एक क़यामत बरपा है इस वक्त, मैं आपको ये बता सकता हूँ। और ये आज आप जिन मुहाजिरीन से मिल के आए मुहाजिरीन कैंप में, ये 1989-90 के मुहाजिरीन हैं, इनकी तादाद जो है 40,000 के करीब है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मजमूई तौर पर तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग जो है वो कश्मीर से मुंतकिल चुके हैं सन 1947 से लेकर अब तक, और 500,000 पीपल या 5 लाख लोग शहीद हो चुके हैं। और ये एक किस्म का नस्ल कुशी या जेनोसाइड का सिलसिला है जो आगे बढ़ रहा है। इस नस्ल कुशी को रोकना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, यानी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ आयद होता है, बैनुल-अक़वामी बरादरी के ऊपर फ़र्ज़ आयद होता है। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए पाकिस्तान को, ख़ुसूसी तौर पे आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A के तनाजुर में, जिसको ख़त्म किया मोदी हुकूमत ने? मैं समझता हूँ कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नाक़बत तंदेशी होगी। आपके पास कई रास्ते मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है
जो चैप्टर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर है उसके तहत आप कई इक़दाम कर सकते हैं, यानी वहाँ आपका रास्ता रुका नहीं। आज तक आई नो कि मैंने भी वो चार्टर पढ़ा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बड़ा ताकतवर इदारा है, बड़ा ताकतवर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और मैं समझता हूँ उनके पास तो ये पावर है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, वो मिलिट्री को भी भेज सकते हैं, वो कई स्टेप्स उठा सकते हैं। लेकिन कश्मीर में हकूक की पामाली हो रही है कश्मीरियों की, लेकिन कुछ भी नहीं किया ना अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो क्या ऐसा होगा आप समझते हैं कि अब वो कर लेंगे? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल सफारती, सियासी और अस्करी इक़दाम कर सकती है, तीनों इक़दाम कर सकती है चैप्टर 6 और 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत। लेकिन वहाँ जो है एक किस्म का इम्पास है, क्योंकि जो वहाँ मुस्तक़िल अरकान हैं फ़ैसले वही करते हैं, और इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स है जो हिंदुस्तान का हलीफ है, और बरतानिया और फ्रांस जो है वो कश्मीर के सिलसिले में कोई किसी किस्म की पेशकदमी के लिए कोई स्पेस पैदा नहीं कर रहे हैं। चीन ने सहूलतकारी की गुज़श्ता बरस, और उसकी वजह से जो है 50 साल के वक्फे के बाद एक गैर रस्मी इजलास हुआ और दो गैर रस्मी इजलास और हुए। अगरचे उन जो मीटिंग्स थी उनसे कुछ निकला नहीं, मतलब ये को आमतौर पे एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट होती है, सदारती बयान होता है, वो नहीं निकला, या कोई किसी रेजोल्यूशन की तरफ जो है हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक चीज़ साबित हुई कि ये बैनुल-अक़वामी मसला है, और जो हिंदुस्तान कहता रहता है कि जनाब ये बाहमी या दो तरफ़ा मसला है और इसका बैनुल-अक़वामी बरादरी से, ये UN से कोई लेना देना नहीं, तो वो बात गलत साबित हुई। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक हमारी जो सियासी और सफारती तहरीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स के साथ मिलकर, इंटरनेशनल सिटीजनरी के साथ मिलकर उस पीक, उस क्रिटिकल लेवल पे नहीं जाती, उस वक्त तक ना तो सलामती काउंसिल फैसले करेगी, ना हिंदुस्तान की सफाकियत रुकेगी। और क्या वजह है कि उस लेवल पे नहीं जा पाती है? हमें जो कुछ भी करना है सफारती सतह पे या सियासी सतह पे, बैनुल-अक़वामी लेवल पे, क्यों नहीं हम कर पाते? मैं समझता हूँ कि सन 1972 से लेकर हमने 2019 तक वक्त ज़ाया किया, क्योंकि एक मसला जो वाकई सलामती काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद था, अब भी है, उसको आपने दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान महदूद कर दिया, और दिल्ली जो है इस सिलसिले में मुखलिस नहीं था। दूसरी वजह जो है, इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है या जो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन है, कि जब हम लोग अमेरिका के हलीफ थे 50 की दिहाई में, तो उस वक्त धड़ाधड़ जो है करारदादें पास हो रही थी, और ये मगरबी ममालिक हमारा साथ दे रहे थे या कश्मीरियों का साथ दे रहे थे। लेकिन अब हिंदुस्तान उनका हलीफ है, तो हिंदुस्तान की इस क़ुर्बत की वजह से जो है, और वो ये भी चाहते हैं कि जो रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं वो हिंदुस्तान को चीन के ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। आपने कहा कि 1972 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान ने वक्त ज़ाया किया, लेकिन 2019 के बाद आप समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत सही सिमत में इक़दाम उठा रही है बैनुल-अक़वामी सतह पर? एक तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल है वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। यानी हम ये क्रेडिट नहीं ले सकते कि वो सारे का सारा रद्द-ए-अमल हमारी वजह से था, लेकिन 2019 में आप बहैसियत कौम मुत्तहिद हो गए, आपने डायस्पोरा कम्युनिटी को और अपने हम नवा और हम ख्याल लोगों को बैनुल-अक़वामी बरादरी में उनको मुतहर्रिक किया, उनको फ़ाल किया, उनकी मदद ली, तो आपकी जो समत थी वो सही हो गई। यानी आप बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ चले गए। हिंदुस्तान के साथ इस वक्त आपके जो है दो तरफ़ा मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं जो एक झांसा थे। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद समत दुरुस्त है, लेकिन मुश्किलात बेशुमार हैं। आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज कर रही है, नौजवानों को कत्ल किया जाता है, ख़वातीन को गैंग रेप किया जाता है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ उनसे छीन लिए जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जिसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, एक क्योंकि आप एक करियर डिप्लोमेट भी रहे हैं, मैं आपसे उस तनाजुर में भी पूछ रहा हूँ आपकी मौजूदा हैसियत के साथ साथ, कि क्या आपको लगता है कि दिस इज़ अ क्लासिक केस जहाँ पे नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लेवल पे किसी इंटरनेशनल फोरम पे ट्राई किया जाना चाहिए
इन क्राइम्स के हवाले से जो कि उसने कमिट किए हैं इंसानियत के ख़िलाफ़? ये आपने दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की। पहली जो थी आपने कहा हुकूक इंसानी की ख़िलाफ़ वर्जी, और मैं समझता हूँ कि बड़ी नरम इस्तिलाह है। दूसरी आपने जराइम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्राइम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो दुरुस्त है क्योंकि इस वक्त जो कुछ मखूज़ा इलाके में हो रहा है, दिस इज़ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज़ जेनोसाइड, दिस इज़ एथनिक क्लेंसिंग, दिस इज़ वॉर क्राइम्स। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन से रुजू करना चाहिए और उसके बाद ट्राइब्यूनल बन सकता है, एक खुसूसी ट्राइब्यूनल जैसे मिलोसेविच के लिए बना था। तो मिलोसेविच ने भी नस्ल कुशी की थी लेकिन महदूद पैमाने पर। यहाँ बहुत वसी पैमाने पर नस्ल कुशी हो रही है और नरेंद्र मोदी जो है वैसे ही आलमी दहशतगर्द है। गुजरात का वाक़या देख लीजिए, उसके वैसे के, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीछे कौन है? और वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके 60 लाख मेंबर्स हैं और उनको वो अस्करी और नीम अस्करी और दहशतगर्दी की तरबियत दे रहे हैं। और दहशतगर्दी का पहला निशाना जो है वो कश्मीर के लोग हैं और दूसरा निशाना हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। तो ये हक़ाइक़ लेकर आपको बैनुल-अक़वामी इदारों से रुजू करना चाहिए। एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बन सकता है और उससे पहले जो है एक दुनिया में किस किस्म की जो है मूवमेंट, एक तहरीक शुरू कीजिए। और मैंने हमेशा ये कहा है कि हिंदुस्तान की इस वक्त जो महदूद सी ताकत आ रही है इन जराइम के लिए, इस इंतहा पसंदी के लिए, इस फस्तायत के लिए, वो आ रही है उनकी थोड़ी सी माशी खुशहाली की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वहाँ आप उनको कहें और उनको इस बात पे आमादा करें कि कश्मीर के पस मंज़र में, तनाजुर में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक बायकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट जो है उसका आगाज़ किया जाए और ये आलमगीर हो और इसे न सिर्फ हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी की हिमायत हासिल हो बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के दूसरे लोग जो आज़ादी पसंद हैं, जो हुकूक इंसानी का एहतराम करते हैं, वो भी इसमें शामिल हों। बहुत शुक्रिया सदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात में है और मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अल्ताफ़ साहब। अल्ताफ़ साहब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द माइग्रेंट्स जो कि मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आए हैं। इनकी भी अपनी एक कहानी है, जिस तरह से बाकी लोगों की कहानी हमने आपको सुनाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह यहाँ पे ये इनका जो टैलेंट है इसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ़ साहब फरमाइएगा, कब आए आज़ाद कश्मीर में? मैं 90 में आया इधर हिजरत करके। ठीक है, और कुछ बता दें किन हालात में हिजरत की और क्यों की? बस सर उधर जुल्म ज़्यादा कर रहा है इंडियन आर्मी, क्रैकडाउन सुबह भी शाम भी मारता है, इसलिए भाग के आया। बहुत साथी मारा हमारा भी, भाई भी, चचेरा भाई सब मर गया, फिर हम भाग के आया उधर डर से। सही सही सही। अच्छा मुझे फरमाइएगा कि ये बजाते हैं आप हारमोनियम? जी सर, हारमोनियम बजाते। ठीक है। क्या अभी तक कहाँ पे आपने प्ले किया ये? मैंने सर इधर PTV में भी प्ले किया, मैं शक्करपड़िया प्रोग्राम करता है, आज़ाद कश्मीर TV में भी, कोक स्टूडियो पे भी पहुँच गया। ठीक, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करे कि ये हालात LOC के उस पार मकबूजा कश्मीर में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको भी नसीब हो और वो भी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सके। अल्ताफ़ साहब सुनाइएगा, क्या सुनाना चाहिए?